नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सेशन को हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज फटाफट तुरंत वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। अगर आप लोग सिर्फ एक लोग को वीडियो शेयर करेंगे तो भी इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा और मुझे मनोबल मिलेगा कि कुछ हम बेहतर करें आपके लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं आपको बता दूं कि जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछता हूं उसका उत्तर आप लोग प्लीज दिया करिए। बहुत कम लोग हैं अभी जो उत्तर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो चीजें और सकारात्मक होंगी और हर दिन मैं आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतरीन करने की कोशिश किया करूंगा। आपको बता दूं कि ये जो डेली करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है ये ना सिर्फ आपके यूपीपीएससी आरओ के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, बल्कि अन्य किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आप किसी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये हमारा दैनिक रूप से करंट अफेयर्स जो आता है वो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और भैया जी लोग प्लीज डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट डालिए, खासकर अगर आपका ध्येय यानी कि सिविल सर्विस है तो। चलिए आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न क्या पूछा था जिसका उत्तर आपको देना था। अधिकतर लोगों ने उत्तर को दिया था। उम्मीद करता हूं कि संख्या बढ़ेगी। आप लोग छोटा सा एक कमेंट आपको करना होता है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके कमेंट जरूर किया करें। काफी लोग डिटेल्स में देते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि डिटेलिंग में चीजें आती हैं, और बाकी जो लोग नहीं देते हैं वो कमेंट जरूर किया करें। खैर, आते हैं आज के प्रश्न पर, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में पूछा था प्रश्न आपसे कि बताइए जापान की राजधानी क्या है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाता? ए हो जाता, यानी कि जिसका उत्तर भी आप लोगों ने दिया था। अब हम आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि आज के हमारा पहला करंट अफेयर्स कौन सा है। तो हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? यानी कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेपाल, या बी भूटान, या फिर सी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी। चारों में से एक सही उत्तर है, आपको राइट आंसर बताना है। फटाफट आप लोग चलिए जल्दी से बताइए। एक बात और, कॉपी पेन लेकर के साथ में आप लोग बैठा करिए और देखा करिए कि क्या आपको इसके आंसर्स पता है या नहीं पता है। फिर आप एक बार एनालिसिस किया करिए अपने की दरअसल कितना आपको आता है या नहीं आता है। या फिर आज वीडियो देखिए और 2-3 दिन बाद उस वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर देखिए कि क्या आपको ये वीडियो जो है, जो कराए गए हैं लेक्चर्स, वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। या फिर संडे का समय, जिस दिन, क्योंकि संडे को करंट अफेयर्स में नहीं कराता हूं, तो संडे के दिन जो है जो आपके 6 दिन के जो वीडियो रहा करें उनको एक बार फटाफट जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखिए और फिर देखिए कि क्या आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यकीन मानिएगा ऐसा करने पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नेपाल में भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, हाल ही में नेपाल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसके उद्देश्य अर्थात इसके मोटो की बात करते हैं कि आखिर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले का जो आयोजन किया गया है आखिर क्यों आयोजित किया गया है, तो दरअसल इसका आयोजन करने का जो मूल उद्देश्य था वो जो है सतत विकास और जो है वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका मुख्य ध्येय है, यानी कि वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान के उद्देश्य से। ठीक है, यहां पर क्या होता है, कई सारे संस्कृतियों का मेल मिलाप भी होता है, कई चीजों के बारे में हमको नई नई जानकारियां भी मिलती हैं। ये अपने आप में जो वैश्विक जो संस्कृतियां हैं उनका मिलाप होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अलग अलग संस्कृतियों के माध्यम से। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मोटो है। इसके अलावा इस मेले में 16 देशों के पर्यटन उद्यमी जो है क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात इसमें भाग लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात अगर हम लोग नेपाल की करते हैं तो नेपाल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में, कहां पर है, ये है आपका नेपाल। और नेपाल की सीमा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उधर देखो ग्रीन उत्तर प्रदेश से लग रहा है, इधर उत्तराखंड से लग रहा है, इधर सिक्किम से लगा हुआ है, उधर बिहार से भी लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा दरअसल आपकी इधर चीन और तिब्बत से लगी हुई है। ठीक है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में, इसकी राजधानी कहां है, काठमांडू है, आपको पता होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री कौन से हैं यहाँ के, यानी कि पीएम कौन है यहाँ के, तो पुष्प कमल सिंह दहल यहाँ के कौन से हैं, कौन है, पीएम हैं। और अगर हम लोग नेपाल की मुद्रा की बात करते हैं कि कौन सी मुद्रा चलती है, तो दरअसल नेपाल में मुद्रा चलती है रुपया, क्या, रुपया। और हमारे यहाँ क्या चलता है, क्या चलता है, रुपया चलता है। इसके अलावा नेपाल की सीमा की बात करें तो 5 भारतीय राज्यों से सीमा इसकी लगती है। पहला उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने मैप में अभी जस्ट देखा होगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो पश्चिम बंगाल भी लगता है, थोड़ा सा एरिया दरअसल इसका नेपाल से लगता है। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट्स कुछ। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। कौन है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। नंबर ए, यानी कि ए ऑप्शन नबाम टुकी या दोरजी खांडू या फिर पेमा खांडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में अभी जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो चुने गए हैं पेमा खांडू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी बने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वे लगातार तीसरी बार दरअसल मुख्यमंत्री वहां के बने हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार जब कोई चीज चर्चाओं में होती है तो उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं आप लोगों से कि जब भी कोई टॉपिक को पढ़िए तो उसके जितने भी डायमेंशंस होते हैं अलग अलग, उन सभी डायमेंशंस पर आप जो है अपनी पकड़ बनाइए, तब जाकर के आपका करंट अफेयर्स जो है सही होगा। क्योंकि आजकल, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि आजकल जो लोक सेवा आयोग की जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है वो सीधे तौर पर नहीं है, बल्कि वो घुमा करके अलग अलग डायमेंशन से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो पीवाईक्यूज के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो करंट अफेयर्स पूछने की प्रवृत्ति है, इनफैक्ट जो जीएस में भी जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो सीधे तौर पर ना पूछ करके बल्कि संबंधित टॉपिक से प्रश्न या उसके थोड़ा सा अंदर जाकर के टॉपिक को से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज पर एक पैनी नजर बना के चलनी होगी। तो अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो दरअसल इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। और राज्यपाल कौन है, केटी परानायक है। अक्सर आप जो है आपके एग्जाम में राज्यों के राज्यपाल के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है, अगर वो संबंधित राज्य चर्चाओं में है या फिर किसी राज्य में किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, या फिर जो है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यपाल अगर चर्चाओं में रहा है। तो अगर हम इसके विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल यहां पर क्या है, एक सदनीय है, यानी कि केवल और केवल विधानसभा है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कि बताइए यहां का विधानमंडल कैसा है, मतलब एक सदनीय है या द्विसदनीय है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, द्विसदनीय है, यानी कि यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जबकि आपके अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही सदन है। ठीक है, अगर हम लोग लोकसभा सीट की बात करते हैं, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, राज्यों की लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें कितनी कितनी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 2 हैं। और वहीं राज्यसभा सीटों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग इसकी सीमा की बात करते हैं दरअसल तो इसकी सीमा दक्षिण में किससे मिलती है, असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और यह चीज जो है आप लोग मैप से चाहें तो देख सकते हैं, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से यहां पर चीजों को देख सकते हैं। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश और देख सकते हैं किससे किससे आपके ये जो है, देखिए नागालैंड हो गया आपका, ये हो गया असम हो गया, होगा आपका भूटान हो गया। ये सब आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कई बार राज्यों की सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूं। और आपके टेबल पर मैप इंडिया का यानी कि भारत का, साथ ही साथ में विश्व का मैप होना चाहिए। साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस वाला मैप जो आता है ऑक्सफोर्ड का, उसको भी रखा करिए। जब कोई नेशनल पार्क, कोई महत्वपूर्ण कोई चीज अगर चर्चाओं में रहती है तो उसको मैप के माध्यम से डिनोट करने की कोशिश क्या करिए कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर हैं। इसके अलावा मैप अपने वहां पर लगाइए और मैप के बीच में आप लोग चाहें तो छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैप है आपका, तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया। अब आप क्या काम करिए कि उत्तर प्रदेश में ही क्या करिए, तो
छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में ना चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, हाल ही में कौन सा जीआई टैग प्रदान किया गया है, कौन कौन सी चीजें यहां पर और फेमस है यहां पर। तो हर स्टेट के बारे में यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में आप जहां जहां पे स्टेट है अलग अलग वहां पर आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या होगा, कई बार आप मैप को देखोगे तो सीमाएं मालूम चल जाएगी। यहीं पर उनकी राजधानी लिख दीजिए, यहीं पर राज्यपाल लिख दीजिए, यहीं पर नेशनल पार्क लिख दीजिए, यहीं पर जो वैश्विक विरासत स्थल है वो भी लिख दीजिए। ये आपका क्या होगा, एक बढ़िया सा मैप में आपकी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। एक स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो इस पर मैं डिटेल्स वीडियो में परसों नरसों तक बना दूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने का दरअसल तरीका क्या है। हालांकि इस पर मेंस के नोट्स कैसे बनाएं, पीसीएस की यूपीएससी के, इसका मैंने वीडियो बना दिया था। बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए मैं 2-3 दिन में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स में। तो इसमें सारी मैपिंग वैपिंग कैसे कराएं वो सब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं अगर अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रों से जीएस में आपका एक प्रश्न जरूर आता है, इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो दर्रे कौन कौन से हैं, एक बोमडिला दर्रा अक्सर पूछता है आपसे, दुफू दर्रा पूछता है और याप दर्रा पूछता है। ये तीनों दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसको हम CSTO बोलते हैं, से बाहर आने की घोषणा की है। यानी कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामूहिक सुरक्षा संगठन जो है वैश्विक स्तर पर उससे बाहर आने की बात कही है। कौन सा ऐसा देश है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वियतनाम, आर्मेनिया, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अभी हाल ही में आर्मेनिया ने दरअसल सामूहिक सुरक्षा संगठन से बाहर आने की बातें कही हैं। क्यों कही हैं, क्या रीजन है, इसको हम लोग एक आर्टिकल से कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कि CSTO से बाहर आने की घोषणा की गई है। अब ये CSTO अर्थात ये सामूहिक सुरक्षा संगठन है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दरअसल ये क्या है, एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें कितने देश हैं, 6 देश शामिल हैं। यह 2002 में लागू हुआ था। और अगर हम इसके यानी कि CSTO के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉस्को है। और मॉस्को क्या है, मॉस्को आपकी रूस की कैपिटल भी यानी कि रूस की क्या है, राजधानी भी है। ये पॉइंट भी आपको दरअसल क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर CSTO के गठन की बात करते हैं थोड़ा सा, तो इनका यानी कि इसका गठन रूस के पूर्ववर्ती सोवियत संघ के नेतृत्व में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, सदस्य देश पर यानी कि जो 6 सदस्य देश हैं उन पर हमला होने पर एक दूसरे की सहायता करने का शपथ लेते हैं। यानी कि जो भी इसके सदस्य देश हैं इस संगठन के, अगर उनमें से किसी देश पर कोई हमला होता है तो सभी लोग मिलकर के उस पर काम करेंगे, अर्थात सहायता करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक कारणों की वजह से जो है इसमें आर्मेनिया इस संगठन से बाहर होने की बात उसने कही है। चलिए अगर हम इसके वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो इसमें अभी वर्तमान सदस्य में कौन कौन से हैं, वर्तमान सदस्य आपका बेलारूस, ठीक है, फिर रूस है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है आपका। ये आपको पॉइंट्स क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस असेंबली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, उसमें कितने वर्षों के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो पाकिस्तान को गैर सदस्य के रूप में, गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 1 वर्ष के लिए चुना गया है, या 2 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए, या फिर 4 वर्ष के लिए, ये आपको उत्तर देना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट पे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो दरअसल अभी हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में दरअसल 2 वर्षों के लिए चुना गया है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्षों के लिए, पॉइंट ध्यान रखिएगा, गैर अस्थायी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, अस्थायी नहीं है, ये गैर अस्थायी है, गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।
और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कुछ और अन्य सदस्य देशों को भी इसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है। कौन कौन से वे देश हैं यह भी आपके एग्जाम के लिए दरअसल क्या है, महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान के साथ ही सोमालिया, ग्रीस, डेनमार्क और पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्षों के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं कि 2 वर्ष कौन कौन से होंगे, तो दरअसल इनका कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक। ये पॉइंट भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके मुख्य परीक्षा में भी यानी कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में प्री के लिए भी ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम लोग स्थापना वर्ष की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 अर्थात 1945 में। सदस्य देशों की अगर बात करते हैं तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और जबकि 10 सदस्य गैर अस्थायी सदस्य के रूप में होते हैं, जिनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको मैं बता दूं कि दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या है कि भारत को शामिल करने की बात कही जा रही है बहुत टाइम से। इसके लिए सभी सदस्य देश जो है इस पर सहमति भी दर्ज कर रहे हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो चीन है इसमें अपना अड़ंगा लड़ा देता है, क्योंकि इसमें रूल है कि सबके पास अपनी वीटो पावर होती है। अगर एक भी देश जो है इसमें क्या कहते हैं, सहमति नहीं दर्ज करेगा तो इसमें किसी अन्य देश को जो है अस्थायी सदस्यता नहीं दी जाएगी। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने के पक्ष में अमेरिका भी है, साथ साथ में फ्रांस भी और बाकी सभी देश हैं, लेकिन चीन की वजह से दरअसल भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, हालांकि जब से जो गवर्नमेंट वर्तमान आई है उसके बाद से ये चीजें चर्चा में तेजी से बढ़ी थी कि भारत, क्योंकि अभी हाल ही के वर्षों में अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो वैश्विक पटल पर अभी हाल ही के वर्षों में भारत बहुत ही मजबूत स्थिति के रूप में उभरा है। और कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत डाउन हो गई थी, ठीक है, लेकिन विगत वर्षों की अगर हम बात करें तो इस समय भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत है और इसी परिप्रेक्ष्य में दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर अस्थायी सदस्य की बात करते हैं कि कौन कौन से वो 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में है, तो वो हैं आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से दोबारा से यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो 5 सदस्यों के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए, बाकी डिटेल्स में आपको जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और चर्चाओं में यह प्रश्न रहा भी है। दरअसल आप लोग अभी चुनावों की खुमारी से बाहर निकले होंगे, तो चुनाव में दरअसल कौन चर्चाओं में रहे, कौन नहीं रहे हैं, कैसे कैसे सरकारें बनी हैं, ये आपको सबको डिटेल्स में पता होगा। तो बताइए फटाफट कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके ऑप्शन नंबर सी अर्थात चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू जो है आजकल चर्चाओं में बहुत रहे होंगे। क्यों रहे होंगे आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि वर्तमान जो सरकार अर्थात एनडीए सरकार जो बनी है, गठबंधन की सरकार है, यानी कि बीजेपी सरकार गठबंधन करके बनी हुई है, यानी कि जिसको हम एनडीए कहते हैं। और एनडीए में दरअसल जो आपके चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी टीडीपी है अर्थात तेलुगु देशम पार्टी है, वो और साथ ही साथ में नीतीश बाबू की पार्टी खासी जो है महत्ता इसमें रखती है। ठीक है, सीटें इनकी अच्छी खासी आई हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं कुछ हम लोग पॉइंट्स। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम क्या है? टीडीपी, जिसको हम लोग तेलुगु देशम पार्टी भी कहते हैं। और एक पॉइंट यहां पर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बताइए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है, एक पॉइंट। और किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 164 अर्थात अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए प्रश्न यहां से बनता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अभी क्या किया है कि अमरावती को राज्य की राजधानी
बनाए जाने की घोषणा की है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में हमने प्रश्न आपको डिटेल्स में कराया था, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर प्रश्न कराया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने इस पर क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन इसको आज हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक प्रश्न पूछ लिया है कि इस तरीके से प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर IMF के द्वारा, या फिर WTO के द्वारा, या फिर विश्व आर्थिक मंच यानी कि जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। कल इसको मैंने आप लोगों को बताया था और अगर आपको याद होगा तो बताइए फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक भी बोलते हैं, ये दरअसल विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा जारी किया गया है। पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जारी करता जो एजेंसी होती है वहां से प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहां पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हुए है कि यह सूचकांक यानी कि जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, सूचकांक जारी किया जाता है, ये दरअसल 4 आयामों पर मापा जाता है, यानी कि इसके फोर्स पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भी इंडेक्स जारी किया गया है उसका पैमाना क्या है, किन आयामों पर उसे जो है बनाया जाता है। तो ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है, 4 इसके पैमाने हैं, 4 इसके आयाम हैं। कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, शैक्षिक प्राप्ति अंतर, आर्थिक भागीदारी और अवसर का अंतर, राजनीतिक सशक्तिकरण का अंतर, ठीक है। ये 4 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। हो सकता है कि आपसे यहां से प्रश्न पूछ ले। और अगर हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक है इसमें 129 यानी कि 129, और कितने देशों में है 146 रैंक, 146 कंट्री में रैंक इनकी 129 है भारत की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल्स में मैंने कल इस पर प्रश्न बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व रक्तदाता दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बोलते हैं, कब मनाया जाता है। 4 आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 जून, या बी 12 मई, या फिर ऑप्शन नंबर सी 13 मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 जून। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। पॉइंट आप लोग इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी, 14 जून 2004 से हुई थी। और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2005 में 58वीं यानी कि 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने इसे वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम घोषित किया था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। 20 वर्ष इसके कंप्लीट हो रहे हैं। और थीम की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि 20 वर्ष पूरा हो रहा है और इसी उपलक्ष्य में इसकी थीम भी है कि दान देने के जश्न के 20 साल, धन्यवाद रक्तदाताओं। आपको पता होगा कि ब्लड अगर नहीं मिल पाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, और ऐसे में जो ब्लड डोनर्स होते हैं वो बहुत अहम अपनी भूमिका अदा करते हैं। और इनका उद्देश्य ही क्या है कि जीवन बचाने में रक्तदाताओं यानी कि जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनके योगदान को सराहना करना, उनके योगदान को बताना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज भी भारत जैसे देश में वैश्विक स्तर पर भी ब्लड ना मिल पाने की वजह से बहुत लोग क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। आपको बता दूं, रक्तदान महादान कहा गया है और ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक भ्रांति समाज में है, मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये लोग सोचते हैं कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, किसी को रक्तदान करते हो तो आपका ब्लड कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं यानी कि अगर ठीक ठाक आपकी हेल्थ है, अब ये नहीं कि कुपोषित हैं, आप एकदम से डाउन हैं, लेस हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आप अगर हर महीने भी अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, हर महीने दूसरे महीने भी करते हो, कोई समस्या नहीं है, बल्कि आपका ब्लड और ज्यादा प्यूरिफाई होगा, आपका ब्लड और अच्छा होगा। इसलिए रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट करना कोई बुरी बात नहीं है। जितना ज्यादा आप ब्लड को क्या कहते हैं डोनेट करोगे, उतना ही ब्लड कार्पस होंगी आपकी नहीं बनेंगी, फ्रेश सेल्स बनेंगी न्यू बनेंगी, और आपका ब्लड बहुत ज्यादा प्यूरिफाई होगा और उससे ज्यादा क्या होगा,
चीजें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, तो ब्लड डोनेट करना कोई बुरी बात नहीं है, ब्लड डोनेट कर सकते हो। यह भ्रांति मत रखना कि जो है ब्लड डोनेट करने पर यानी कि रक्तदान करने पर आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जूस पी लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, आपके एक छोटे से ब्लड डोनेट करने पर बहुत सारे जो है लोगों को जीवन दान मिल जाता है। तो यह रक्तदान महादान इसीलिए कहा गया क्योंकि आपके एक बोतल खून देने से जो है किसी की जिंदगी जो है बच जाती है, और मुझे लगता है कि यह अपने आप में सबसे बड़ा परोपकार है। ठीक है, चलिए, कैंप अलग अलग लगते रहते हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, तो अगर आप कैपेबल हैं तो जरूर दीजिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मनाए जाने का कारण क्या है इसका। तो मनाए जाने का कारण क्या है कि 14 जून को वो है कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती मनाई जाती है, और कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में आपको डिटेल्स में चीजें पता होंगी पहले से। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के क्षेत्र में क्या काम किया है, ये आपका टास्क है आज का, इसको पढ़ लीजिएगा। और ब्लड की अगर बात आती है तो आज का आपका टास्क नंबर 1 है क्या, कि आप जो है ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपका टास्क है, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा ब्लड से संबंधित आपका दूसरा टास्क भी है, इसी से रिलेटेड है कि ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछाता है। तो ब्लड के बारे में आपको डिटेल्स में, यानी कि आप इसको चाहे टास्क फर्स्ट समझ लें, चाहे टास्क फर्स्ट एंड सेकंड दोनों समझ लें, यानी कि ब्लड के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, आरबीसी क्या होती हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं, खोज कितनी प्रकार की कब की गई थी, ये सब पॉइंट्स आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। ठीक है, तो 14 जून को दरअसल क्या हुआ था कि 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसीलिए दरअसल 14 जून इसको सेलेक्ट किया गया, और वर्ष 1930 में 1930 में इन्हें रक्त के प्रकारों को वर्गीकृत करने के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज चिकित्सा का दिया गया। कब दिया गया, 1930 में दिया गया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिमाह वजीफा दिए जाने की, यानी कि फेलोशिप देने की बात कही गई है। 4 ऑप्शन है आपके नंबर, ऑप्शन नंबर ए है असम, बी मेघालय, सी बिहार और डी झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने क्या किया है, बाल विवाह को रोकने के लिए जो है क्या किया है, ये वजीफा कार्यक्रम लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि जब वजीफा दिया जाएगा उन्हें 11वीं क्लास से लेकर के, यानी कि 11वीं क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात परास्नातक तक उन्हें वजीफा दिया जाएगा। मूल उद्देश्य यही है कि डिपेंडेंसी जो पेरेंट्स पर होती है फीमेल्स की अर्थात लड़कियों की, वो ना हो। और फिर क्योंकि जब डिपेंडेंसी रहती है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि इनकी शादी जल्दी जल्दी कर दी जाए। हालांकि आज की अगर वास्तविकता देखी जाए तो जिस घर में डिपेंडेंसी बहुत अच्छी है, अर्थात जो लोग संभ्रांत परिवार से हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स बहुत एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बावजूद इसके मुझे ये कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि बावजूद इसके वो अपने घर की लड़कियों को बहुत जल्दी विवाह के बंधन में बांध देना चाहते हैं, अर्थात उनकी बहुत जल्दी शादी कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक गलत परंपरा है। लड़कियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। 50% की उनकी आबादी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं तो दरअसल आप अपने आने वाले भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तो आपका समाज कभी शिक्षित नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। और अक्सर एक बात मैं कहता हूं कि हम सभी लोग आपसे हैं, अर्थात महिलाओं से हैं, हमसे महिलाएं नहीं हैं, तो उनको जो है इनका ये हक देना चाहिए। शादी विवाह एक समय के बाद हो जाता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि नहीं हो पाएगा। उनको शिक्षित करिए, उनके सपनों को उड़ान दीजिए। अगर ये मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो पर्सनली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को पढ़ने का मौका जरूर दें। उन्हें अपने सपनों को जीने का अधिकार है। उन्हें अभी से जो बंदिशें होती हैं उनमें ना बांधे, क्योंकि कई बार जो है अक्सर मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि सर घर में ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ना चाहती हूं बावजूद इसके मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अक्सर क्वेरीज आती रहती हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि आप लड़कों को पढ़ने का मौका देते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है लड़कियों को पढ़ने का मौका जरूर दें। उन्हें भी जो है देश के प्रगति में भागीदार होने का हक है। खैर, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए। आप फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना समय आपको मिलता है सारा दमखम लगा दीजिए, और आपके अंदर एक असीम शक्ति है। ध्यान रखिएगा,
जो मेल होते हैं वो दरअसल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, एक बात मैं खास बता दूं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका फायदा उठाएंगे और आपके पास जो भी समय मिला होगा, चाहे आरओ के लिए दिसंबर का समय मिला है, पीसीएस के लिए आपके पास समय क्या कहते हैं अक्टूबर का मिला हुआ है, या इन फ्यूचर आपको यूपीएससी देनी है या कोई भी एग्जाम देना है, आप अपनी समय को पूरी शक्ति के साथ लगाइए। आप गृहस्थाश्रम में हैं, आप नॉर्मल जॉब में हैं, आप विदाउट जॉब में हैं, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करिए, दमखम के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब इस मामले में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप सभी लोगों को मिलेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करिए आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर कि असम सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कियों को प्रतिमाह वजीफा दिए जाने की घोषणा की गई है और 11th क्लास से लेकर के परास्नातक तक यह वजीफा दिया जाएगा ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो है पेरेंट्स पर ना रहे और बाल विवाह रुक जाए। चलिए, हालांकि इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपनी मानसिकता को चेंज करें। पैसा देना ठीक है सरकार का, कि अच्छी पहल है अपने आप में, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि हम अपने मानसिक जो हमारी जो विडंबना है ना, एक मानसिक जो पागलपन है उसको हम हटाएं, ठीक है। पढ़ने का मौका दें अपनी बच्चियों को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर, असम के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, आप चर्चाओं में अक्सर रहते हैं, ये जानते होंगे आप लोग इनको। साथ ही साथ में राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि नेशनल पार्क हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो आइए देखते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को देना है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे और बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 164 या फिर अनुच्छेद 160। 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये हो गया आज का हमारा प्रश्न, आज के प्री का अभ्यास प्रश्न। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा प्रश्न पर, यानी कि अगर आपका फोकस यूपी पीसीएस या फिर अदर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए हम लोग आपको मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न देते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी होती है। तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका यानी कि पहला आपका जो टिप्पणी लिखनी है वो लिखनी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर, और दूसरी जो टिप्पणी लिखनी है वो लिखनी है आपको ज्वालामुखी पर। और ये जाएगा आपका जो है दरअसल पेपर सेकंड में। किस पर? पेपर सेकंड में। और ये टॉपिक जाएगा आपका पेपर फर्स्ट में, यानी कि ज्योग्राफी में, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, सीसैट के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सीसैट के पीवाईक्यूज अभी हाल ही में जो है 2-3 दिन में शुरू किए जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।